मुंशी प्रेमचंद की कहानी गोदान का शेष भाग 3 इस प्रकार है। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर का है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती, और पटती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से न होगी, खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कमाता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब, पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। साँझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का कोई काम न करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूहूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है, सोने की हंसिया जिसे न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है झुनिया, यह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी बम्बई में दूध और दुकान करता था। उस दिनों वहाँ हिंदू मुसलमान के दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका निवाह नहीं। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी नहीं होती, और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उससे जलती रहती है। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत्ति की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पूर्व था तो छोटा मगर बहुत गुलजार, अधिकतर आहिर ही बसते थे, और किसानों को देखने इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गायें भैंसें खड़ी सानी खा रही थी। उसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा, एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पाथ रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के नीचे पर सुखिर थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों ने मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई, माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। पर उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उसके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चीलम भर लो, फिर थोड़ा सा रस बना लें, पानी न हो तो गगरा ला, मैं खींच दूँ। होरी महतो को पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरनी के बिना से नहीं रहा भैया, पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरिया घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेगी। जब से इनकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पाथ लेती है पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती है। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सब के सब आलसी और कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊँगा तो आप सिर पर हाथ धर कर रोएंगे। लड़की भी वैसे ही है, छोटा सा अढ़ौना भी करेगी तो भुन भुना करके मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़े ही सहेगा। दुनिया एक हाथ से भरी हुई चीलम दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी पुतिर से आ गई। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। झुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारी पड़ोसी तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार ही सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मर्याद भी तो नहीं रहती।
जुनिया हंसकर तिरछी नज़र से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बेर आओगे ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे चीलम पाओगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे कुछ न पाओगे, दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चित थी अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकता करके वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चीलम तंबाकू पी करके लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना। गोबर इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। होरी ने लोभ को रोक कर कहा, मंगवा लूँगा, जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी न हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा। तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपनी चीर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे के। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिली थी जो उसके मन में भी अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मन आशा की भांति अधीर चंचल। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा पकड़कर तारों की ओर देखता था। गाय के लिए ही नाद गाड़नी है, बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं है। और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा? कारिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फैलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है? उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करना लड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है। 5 सेर से कम दूध न देगी। शेर भर तो गोबर को ही चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसी लालचती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिक को दे आया करूँगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी होगी और भोला के रुपये भी देने चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? जो अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपये की गाय मेरे विश्वास पर देगी नहीं। यहाँ तो कोई ही पैसे को नहीं पतियाता है। सन में क्या कुछ न मिलेगा? अगर 25 रुपये भी दे दूँ तो भोला को ढासस हो जाएगा। धनिया ने नाहक बता दिया। चुपके से गाय लेकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो, खूब दिख करके तब बताता। लेकिन जब पेट में बात पचे भी कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उसको भी तो नहीं छिपा सकता। और ये अच्छा भी है। उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इसके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बघारने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गौ की ऐसी सेवा करता हूँ कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता था। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदा का
थोड़ा सा भी सुख न भोगेंगे तो फिर जब अपने सिर पर पड़ी तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए। नहीं, आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते हैं, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था। बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरफ फेरती रहती, जिसके घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों से काम करने को कहती तो बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए, लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी, गमखोर, निर्छल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूँछों पर ताव फेरे देते हैं कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए लड़ी वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसहारा हो रहा है। गोबर काहे को जगने लगा। नहीं कह के तो यहीं सोया था कि मैं अंधेरे में ही चला जाऊंगा, जाकर नाद तो गाड़ दूं। लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नाद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए और किसी के कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने। अब पट्टे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसक थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे यह तो भोर हो गया, तुमने नाद गाड़ दी दादा। होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन ही में यह सोचते हुए कही, इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता। बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं न मिले तो नाहक भद्द हो जाएगी। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं। उसके मन में कोई चोर बैठ जाए। चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी पड़ेगी। गोबर और कुछ न कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया है, मगर करे कैसे। कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगौजा हो गया है, घर की साख जाती रही। महतो लड़का देखने आते हैं पर घर की दशा को देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी हुए हैं तो रुपये मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करें तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आए इतने रुपये। रास खलिहान में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो। और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई। लड़के का ब्याह न हुआ न सही, लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी और की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो। होरी ने देखा, दमड़ी बसार सामने खड़ा है। नाटा काला, खूब मोटा चौड़ा मूछ, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खींचे हुए। साल में 1-2 बार आकर चीके, कुर्सियाँ और मोढ़े टोकरियाँ आज बनाने के लिए कुछ बांस काट कर ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया। मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपनी 3 कोठियाँ दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े में 50 बांसों का बैना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपये से कम में नहीं होते थे, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता। तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं। चौधरी ने चीलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है। महतो किसी की नहीं होती।
कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। मुद्दा कौन सुनता है? औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। कोठियाँ तो बट गई होगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपये मिलेंगे, उधर भाइयों में बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी के छल कपट करूं? नहीं कह दूं कि 20 रुपये सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा? तुम उनसे कहने थोड़े जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उनकी भावना में तो जो पवित्रता है वह हमारी कलिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुओं पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेरे करते हो। 20 रुपये में वहीं ऐसे बाँस आते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बाँस आते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ, मोल बाँस का नहीं शहर के नज़दीक होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहाँ जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपये कमा जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जाई उतार करके छान पर रख दी और बाँस काटने लगा। ऊँख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बाँस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बाँस काटता है? यहाँ बाँस न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोक कर कहा, बाँस मोल लिए हैं, 15 रुपये सैकड़े का बना हुआ है, सेंत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी ने विद्रोह से भाइयों में अलगौजा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से उठ न सकी, लेकिन अपनी पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतारकर बोली, 15 रुपये में हमारे बाँस न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो दिक कहना हो आकर कहे। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव श्रृंगार से समय से आघात का समन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का कठिनाई था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार फावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोले, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना है मुझसे कहो। मैं कह दिया, मेरे बाँस न कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यहीं हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर मुंह में अंधाधुंध जमाने लगी। बसोर होकर के कौन ढकेल दे, उसका यह अपमान। मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जात पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने थन सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुन करके होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा
और अलगौजे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए रहती है, निकल पड़ा। चौधरी जोर से एक लात जमा कर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने हमारे अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खा कर अपनी सफाई देने लगा। तलियां की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह बड़ा गंवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अब विश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ नहीं कहा तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपये की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी, अलग है तो क्या? बैल है तो एक खून, कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल लूँगा। पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला फाड़ फाड़ कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया? खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को भी खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया, पुनिया ने उसे तलियों से पीटा। उसने पूर्व वहीं छोड़ दिया और औंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपनी क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील डोल गठा हुआ शरीर आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन की नसें तन गई थी, मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़े? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बसोर से लड़ने झगड़ने का उससे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से सारा समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उसे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें न करे, यह उसे असह्य था। और खुद जितना उदंड था पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपये में सौदा कर लिया तो यह बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जा करके लगा लाते जमाने। हरामजादी, तू हमारी नाक कटवाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीची होती है बता? एक लात और जमा करके हम तो वहाँ कलेऊ की बाट देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आंख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती और कोसती जाती। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आए, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कट गिरे। और गालियां तो हीरा खड़ी खड़ी सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आज में विशेष कष्ट न था। इधर बीमारी पड़े उधर विदा हो गए, लेकिन कोढ़ यह घिनौना मौत और उससे भी घिनौना जीवन। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ फिर पुनिया पर झपटा और झोंटे पकड़ करके फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव काट कर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा, तू ही मेरे बाल बच्चे को पालेगी। तू इतनी बड़ी गिरहस्त चलाएगी तो दूसरा भतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो अब जाने दो, मन बहुत हुआ। क्या हुआ? बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग के भगवान ने यह तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है। आज तो तुमसे लड़ गई, कल दूसरे से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो जो हंस कर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। कहीं उससे भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू जाएगी। बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़ कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया में कि बड़े बहादुर हो, अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे? हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी न रह सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या?
ताकते हो, जाकर अपने बाँस काटो। मैंने सही कर दिया। 15 रुपये सैकड़े में तय है, कहा तो पुन्नी रो रही थी और कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है। भाग फूट गया कि तुम जैसी कसाई के पाले पड़ी। लगा दे घर में आग। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गर्जा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया ने गांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धाड़ न करना, इससे जात बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है? यूं ही शिक्षा दे रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? क्या कभी मारा नहीं जो मारने की साथ बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो आज घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओह, ऐसे ही तो बड़े दरवाजे दर्द वाले हो। अभी यह मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा है, दुलारना करना सीखा नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभा हुआ। अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान न कर। तू ही रूठ रूठ कर नैहर भागती थी। जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। जब अपनी गरज सताती है तब मनाने जाते थे लाला, मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। शेष भाग अगले पार्ट में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।